बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड नोट के बारे में बात करनी है। एंड नोट देखना चाह रहे हैं कि एंड नोट क्या होता है और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। एंड नोट आप MS वर्ड में यूज़ करते हैं रेफरेंसेस की मैनेजमेंट के लिए। यानी कि आपने रेफरेंसेस अपने साइट करने हैं अपने टेक्स्ट में अंदर आप कोई थीसिस लिखते हैं या कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें जो रेफरेंसेस की मैनेजमेंट होती है वो एंड नोट के थ्रू जो कंट्रोल की जाती है। वो ये होता है कि नॉर्मली जो मैनुअली हम अगर रेफरेंसेस ऐड करते हैं टेक्स्ट में तो ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमने रेफरेंस ऐड किए हुए हैं और फिर बाद में हम कोई पैराग्राफ निकालते हैं टेक्स्ट में किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि फिर अगर उसमें कोई रेफरेंस आ रहा है तो आपने वो रेफरेंस निकालना है, तो वो फिर मैनुअली अगर चेंज करेंगे तो टेक्स्ट में भी चेंज करेंगे और नीचे रेफरेंसेस में भी चेंज करेंगे, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं या कोई थीसिस लिख रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं MS वर्ड में, तो उसके लिए आप फिर एंड नोट इंस्टॉल कर लें, तो ये आपकी लाइफ जो है वो आसान बना देता है। तो इससे ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि हम कोई पॉइंट मिस ना कर सकें, इसको इन्हीं को लेके चलते जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आप एंड नोट लेंगे, कहीं से लेंगे, डाउनलोड करेंगे या किसी से लेके आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, और फिर कंपेटिबिलिटी देखी जाती है MS वर्ड के साथ। समटाइम्स पहले ऐसे पुराने वर्जन्स में होता था कि जो एंड नोट जो कंपेटिबल नहीं होता था वर्ड के साथ, तो वो समटाइम्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था वो हैंग हो जाता था, तो वो चलता नहीं था। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसकी कंपेटिबिलिटी देख लें कि ये वाकई उसके साथ कंपेटिबल है या नहीं है। मेरे पास इस वक्त एंड नोट 8 है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 365 वर्जन है। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट टू पॉइंट चलते जाते हैं और एंड नोट के बारे में बात करते जाते हैं। फ़ायदा मैं जैसे बता दिया कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इसका। मेरा एक दोस्त कहता होता था कि नॉर्मली 25% जो मेहनत होती है रिसर्च पेपर लिखने की वो कम हो जाती है मैनुअली लिखने के बजाय एंड नोट यूज़ करने से। तो बेहतर ये है कि आप भी एंड नोट यूज़ करें इन केस अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेटेक्स में कुछ लोग यूज़ करते हैं लेटेक्स, लेकिन लेटेक्स का अपना एक सिस्टम होता है, वो खुद ही रेफरेंसेस की मैनेजमेंट करता है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए जो एंड नोट क्या करता है, ये रेफरेंसेस की मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कंपेटिबिलिटी देखेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसकी लाइब्रेरी बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने इंस्टॉल किया हुआ है एंड नोट सिस्टम में, एंड नोट ओपन कीजिए। तो ये बात नोट कीजिए कि जब भी आप एंड नोट ओपन करेंगे तो जो लास्ट टाइम आपने लाइब्रेरी ओपन की होगी, पहली दफ़ा कर रहे हैं तो बेशक नई लाइब्रेरी कहेगा कि नई लाइब्रेरी बना लें। तो जब लाइब्रेरी बना लेते हैं फिर यूज़ करते हैं, फिर दोबारा एंड नोट ओपन करेंगे, तो जब भी ओपन करेंगे तो जो लास्ट टाइम आपका एंड नोट खुला हुआ है, लास्ट टाइम जो आपने एंड नोट की फ़ाइल यूज़ की है वही ओपन होगी। तो ये एंड नोट ऐसा दिखता है। तो फिर आप क्या करते हैं, ये ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई है लेकिन फिर भी मैं एहतियातन नई लाइब्रेरी बना लेता हूँ। लाइब्रेरी किसी भी बेहतर ये होता है कि आप अपने कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं तो उसी के अंदर ही एक लाइब्रेरी ऐसे सेव कर लें कि वो ऐसे ही उसकी नई एक लाइब्रेरी बन जाएगी, इसमें कोई अभी रेफरेंस नहीं है। तो आप एक नई लाइब्रेरी बना लेते हैं, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आपको इसमें जो रेफरेंसेस हैं वो ऐड करने होते हैं इंटरनेट सोर्सेज से, जर्नल्स की जो उनके मेन होम पेज होते हैं वहाँ से, या फिर गूगल स्कॉलर से डायरेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे ऐड करना बाद में बताऊंगा, पहले आपको रेफरेंस ऐड करना बताता हूँ गूगल से कि कैसे उनके रेफरेंसेस ऐड करते हैं। मैंने क्या किया, गूगल
स्कॉलर ओपन करता हूँ। गूगल स्कॉलर में आप बाई टाइटल भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च पेपर का जो टाइटल है उससे थोड़ा सा रिसर्च टाइटल लिखते हैं, उससे जो रिसर्च पेपर है वो निकल आते हैं, या फिर इवन ऑथर्स के नाम लिखने से भी रिसर्च पेपर निकल आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना लिखूं तो ये मेरे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो अब आपने इन रेफरेंसेस को यूज़ करना है, इनको साइट करना है आपने किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ कोई भी। ये मैंने ब्लैक एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल खुली है, इसमें मैं कुछ टाइप करता हूँ और ऐसा टेक्स्ट लिखा, और यहाँ पे आप रेफरेंस ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे नंबर देंगे और नीचे उसकी डिटेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने मैनुअली लिखते थे 1 लिख के और फिर नीचे सारी डिटेल लिखते थे। एंड नोट, अब ये काम एंड नोट खुद करेगा। यहाँ पे आप कोई रेफरेंस ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने रेफरेंस ऐड करना है ये वाला, ठीक है, टॉप पे एक रेफरेंस ऐड किया। तो अब गूगल स्कॉलर पे जो भी है टाइटल के साथ या ऑथर्स के साथ वो पेपर लिखेंगे, गूगल करेंगे, ये लिंक आ जाएंगे। फिर आपने इनको साइट करना है। पहले यहाँ पे साइट लिखा होता था, लेकिन अब डायरेक्टली ये आइकन्स बना दिए गए हैं, तो ये बता रहा है कि ये आप साइट कर रहे हैं। पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने साइट करना है और फिर आप गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, वो लिंक ढूंढते हैं, यहाँ पे आप साइट करेंगे, ठीक है। साइट पे क्लिक करेंगे, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे, यानी कि साइटेशन के फॉर्मेट, यानी कि जो उसमें ऑथर नेम हैं, टाइटल हैं, ईयर नेम, ईयर्स हैं, और उसके वॉल्यूम नंबर है, इशू नंबर है, और जर्नल के नेम है, ये डिफरेंट फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। तो ये टोटली डिफरेंट होता है कि, यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि इसमें जर्नल इटैलिक फॉर्म में है, ईयर बाद में है, और ये जो ऑथर्स हैं, ऑथर्स पूरे नहीं लिख रहा, टाइटल लिख रहा है, यानी कि पहले ऑथर को ही लिख रहा है। इसमें सारे ऑथर्स उसने हाईलाइट किए हैं, टाइटल लिखा है, और ईयर को उसने पहले कर दिया, बाद में था ईयर पहले कर दिया, यानी कि ये डिफरेंट फॉर्मेट है। तो आप ऐसा ले लें जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और मैं एंड नोट, ये डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, तो आप ये एंड नोट वाला डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया, आप इसको डायरेक्टली ओपन कर लीजिए, तो ये डायरेक्टली साइट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एंड नोट के साथ। अगर एंड नोट आपका ओपन हुआ है तो डायरेक्टली उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये रेफरेंस आ गया, उसकी डिटेल्स, ये पहला इंपोर्टेड रेफरेंसेस इसमें आता है, और फिर यहाँ पे भी और रेफरेंसेस में भी चला जाता है। तो इनिशियली आपके यहाँ पे पूरे रेफरेंसेस, अगर इसकी ये ऐसे हम साइट करते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसकी ये ऐसे फॉर्मेट पे दिखा रहा है। तो फिर अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो आप इसकी जो हमने साइट किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जांपल ये ऑथर्स है, ये ईयर है, ये टाइटल है, ये जर्नल है, ये वॉल्यूम है, ये इशू, सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। आप ऐसी इसकी आप कह लें कि लाइब्रेरी बना रहे हैं रेफरेंसेस की। तो फिर क्या करते हैं आप साइट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने साइट करना है, तो इस साइट करने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे एंड नोट जब इंस्टॉल किया हुआ तो यहाँ पे एड्स इन बन जाना चाहिए, तो एंड नोट आ जाता है। तो एंड नोट में जाके इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, यहाँ पे पूछेगा इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन करेंगे तो वो कोई ऑथर नाम कोई चूज़ करके फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये साइट करना है। तो उससे सिंपल ये है कि आप इसमें इंसर्ट साइटेशन में जाएं, इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन, यानी कि अगर आपका एंड नोट में ऐसा कोई सिलेक्ट किया हुआ है तो आपने वर्ड से ही साइट करना है, तो आप यहाँ से फिर साइट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे केस में अगर आपने यहाँ पे साइट किया हुआ है इस जगह पे, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और
इस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन का भी आइकन है, आप इसको प्रेस कर लीजिए। R2 भी कर सकते हैं और यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये करता हूँ, यहाँ पे क्लिक हुआ था, वहीं पे आपका रेफरेंस साइट हो गया। यहाँ पे नंबरिंग दे रहा है और यहाँ पे नीचे एंड पे आपका थीसिस के एंड पे जो भी आपकी फाइल है उसके एंड पे आपको रेफरेंसेस ऐसे फॉर्मेट में दे देगा। ओके, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप मैनुअली ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई और रेफरेंस ऐड करते हैं, आप और टेक्स्ट लिखते हैं, कोई और साइंसी बात करते हैं और फिर आप कहते हैं यहाँ पे मैंने एक और रेफरेंस ऐड करना है। फिर आप ऐसे गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और वो जो भी आपका रिसर्च आर्टिकल है उसको चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने साइट करना है, साइट करते हैं, फॉर्मेट चूज़ करते हैं, एंड नोट्स के साथ डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं। आपका ये वो जो रेफरेंस है डिटेल उसकी इंपोर्ट हो गई है। यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस बता रहा है जो कि इंपोर्टेड रेफरेंस का सेक्शन है। ऑल रेफरेंस में जाएंगे तो वो सारे आपके दोनों रेफरेंस आ चुके हैं, ऐसे आपकी लाइब्रेरी बनती जाएगी। तो ये अभी आपने रेफरेंस साइट किया, तो अब इसको साइट करना चाह रहे हैं। पहले आपने यहाँ से किया था, अब आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करके वर्ड में लिख रहे हैं और तो चूज़ किया हुआ है, तो आप इस तरह से करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट सेलेक्ट साइटेशन करेंगे तो आपके रेफरेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या होता है नॉर्मली कि ये जो मैंने फ़ाइल सेव की हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये टाइम न्यू रोमन्स में है और ये जो फॉर्मेट इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। नॉर्मली जो आप एंड नोट से साइट करते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है वो कैलिब्री होती है, तो कैलिब्री होती है और वन स्पेसिंग होती है और जस्टिफाइड नहीं होती। तो उसको आपने खुद से, यानी कि ये जो रेफरेंस आपके साइट हो रहे हैं इसकी जो हर दफ़ा करेंगे तो अलग अलग से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई फाइल, तो ये जो फॉर्मेट है ये वही होगा। फिर आप टेक्स्ट में भी यही डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप टाइम न्यू रोमन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने साइट करना है, यहाँ पे लैंग्वेज दे दी, तो यहाँ पे अब मैं साइट करना चाह रहा हूँ। ये ऑलरेडी जो फाइल थी वो उसकी लैंग्वेज डिफ़ाइन थी, यहाँ पे जो इनिशियली जब डिफ़ाइन नहीं होती तो उसकी कैसे हालत होती है वो दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने कोई साइट करना है, फॉर एग्जांपल ये पेपर आपने साइट करना है, साइटेशन की ये मैं दिखाना चाह रहा था कि इनिशियली जो उसकी लैंग्वेज होती है कैलिब्री होती है, फॉन्ट 11 होता है, तो इसको फिर आपने डिफ़ाइन करना होता है। ये जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे यहाँ पे अगर कर देते हैं, यहीं से टाइम न्यू रोमन कर देते हैं और आप साइज़ 12 कर देते हैं और जस्टिफाई भी कर लेते हैं और स्पेसिंग भी आप 1.5 डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेकिन फिर आप एक अगर कोई और रेफरेंस ऐड करते हैं, यहाँ पे और रेफरेंस ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला इंसर्ट करते हैं, तो आपको अगेन दोबारा से वो फॉर्मेट बना देगा जो आप ने सेट की थी, वो भी उस जैसी बना देगा जो नई आप बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या तरीकाकार होता है, आपने यहीं पे जो इसकी जो एंड नोट की लाइब्रेरी है, एंड नोट के सेक्शन में जाकर इसको प्रॉपर्ली पहले से डिफ़ाइन कर दें। जिस तरह हम हेडिंग्स देते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडिंग डिफ़ाइन करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे उसके एंड नोट में जाके इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि भाई तूने टाइम न्यू रोमन में रहना है और फॉर्मेट 12 ही रखना है और स्पेसिंग भी 1.5 रखनी। उसका तरीका ये है कि आप एंड नोट में जाएँ और आप एडिट एंड मैनेज साइटेशन में जाएंगे, ये आपकी एक फ़ाइल ओपन होगी। इसमें आप जाएंगे यहाँ पे टूल्स में जाके कॉन्फ़िगर बिब्लियोग्राफी, यानी कि बिब्लियोग्राफी की जो डिटेल्स है इसको आपने एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आप लेआउट में जाते हैं, लेआउट में यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर लेते हैं, ये ऑलरेडी कैलिब्री है तो आप इसको टाइम न्यू रोमन चूज़ कर लें।
टाइम न्यू रोमन और साइज़ आपका 12 जो नॉर्मली रखते हैं वही रख लें। और ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसमें भी आप यानी कि टेक्स्ट के अंदर जो ऐड करते हैं इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको आप चूज़ कर लेते हैं। फिर ये लाइन स्पेसिंग है, इसको भी आप 1.5 कर लेते हैं। यानी कि इसलिए कर रहे हैं कि ये बार बार ये जो आप एक दफ़ा सेट भी करेंगे तो वो जब अपडेट करेगा साइटेशन तो वो दोबारा से बना देगा। यहाँ पे आप चूज़ कर देंगे तो वो दोबारा से नहीं बनाए, इस तरह का मसला नहीं करेगा। आपको जो वेल डिफाइंड आपकी फॉर्मेट है उसमें बता देगा। आपका जो स्टाइल है वो अपडेट हो गया, यानी कि टाइम न्यू रोमन में लैंग्वेज में कर दिया, फॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया और आपकी स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग भी सेट हो गई। लेकिन इसमें एक मसला होता है, मैं नोट कर रहा था कि समटाइम्स एडिट साइटेशन में भी आप में से किसी को शायद कोई मसला है। एडिट एंड मैनेज साइटेशन में जाएंगे और टूल्स में जाएंगे, कॉन्फ़िगर बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, लेआउट में चूज़ करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोई नहीं होगा, ब्लैंक होगा। लेआउट में जाएंगे तो वो कोई एरर दे देगा, मे भी किसी को एरर दे। तो उसके लिए क्या आपने करना होता है वो बताना चाह रहा हूँ। ये कल मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मैंने कहा शायद आप में से किसी के साथ हो तो आप भी चूज़ कर। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेआउट पे क्लिक करेंगे तो साथ में एक एरर बार आ जाएगा कि आप इसको फॉर्मेट नहीं चेंज कर सकते क्योंकि कोई फाइल नहीं ओपन हुई है। तो आप उसके लिए फिर क्या करते हैं, आप ये बंद करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शंस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से फिर एड्स इन में जाएंगे और यहाँ पे कमांड एड्स इन की बजाय आप टेम्पलेट्स में जाएंगे, टेम्पलेट्स गो करेंगे तो यहाँ पे ये चूज़ हुआ होगा, यहाँ पे कोई नीचे चूज़ होगा। आपने इसकी बजाय एक टॉप वाले को सेलेक्ट करना है, बाकी को अनसेलेक्ट करना है। तो आपका अब दोबारा इसको ओपन करेंगे, सेव करेंगे, इनेबल कंटेंट करेंगे तो फिर आप दोबारा से अगर साइटेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगर बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा और लेआउट भी अपनी मर्ज़ी से फिर आप डिफ़ाइन कर सकेंगे। ये नॉर्मली कुछ जगहों पे कुछ लोगों के साथ ये इशू आ रहा है कि लेआउट ओपन नहीं होता, यहाँ पे वो फाइल ओपन नहीं हुई होती तो इसके साथ वो कहता है कि फ़ाइल कोई ओपन नहीं है। तो आप कोई फाइल डिफ़ाइन करें, फिर ये लेआउट यानी कि ये जो चीज़ें ओपन हो रही हैं ये ओपन ही नहीं होती। तो उसके लिए इस तरीका मैंने बताया कि एड्स इन में जाके वो चेक करना है और अनचेक करनी है चीज़ें। ओके, ये आपने डिफ़ाइन कर लिया रेफरेंस, यानी कि इसकी लैंग्वेज डिफ़ाइन कर ली। सबस्क्रिप्ट्स नॉर्मली ये जो वर्ड में आपने कुछ फार्मूलाज होते हैं उनमें सबस्क्रिप्ट या सुपर सबस्क्रिप्ट बनाना होता है, ये एंड नोट नहीं बताता। बस आपने नॉर्मली जब आप रेफरेंस ऐड करते जाएंगे, जब आपने एक थीसिस या कोई पेपर लिख लिया तो उसको एंड पे खुद से आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खुद से डिफ़ाइन करना पड़ेगा, वरना ये सबस्क्रिप्ट या सुपर सबस्क्रिप्ट नहीं बनाता। तो ये चीज़ें हैं, ये आप पेपर लिखते जाते हैं, साथ ऐड करते जाते हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बताना एंड नोट का क्या हुआ है कि ये तो नॉर्मली हम हाथ से कापी पेस्ट भी कर ले सकते हैं, यानी कि इधर नंबर लिखा, इधर कापी पेस्ट करके इधर रेफरेंस ऐड कर दिया। इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ? मैं एक और रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ। बला कुछ भी लिखते हैं हम, यहाँ पे अगला रेफरेंस ऐड करते हैं, यानी कि पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे आप अगला रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं, रेफरेंस 3 बनाना चाह रहे हैं। तो मैं फिर अगेन उसके गूगल स्कॉलर में जाता हूँ, वो अपना रिसर्च आर्टिकल ओपन करता हूँ और उसको साइड करता हूँ। अब मैं ये करता हूँ, अगला कोई और रिसर्च आर्टिकल किसी और ऑथर का कर लेता हूँ, मेरे आ रहे हैं। ओके, एक और मेरा ऑथर है, मेरा आर्टिकल है जिसमें को ऑथर हो, तो इसको साइड कर लेते हैं। तो ये साइड किया, ये वो फॉर्मेट आया, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ये वाला फॉर्मेट चूज़ करता हूँ। एंड नोट
फॉर्मेट के साथ डाउनलोड किया है, ओपन किया है, तो ये अगेन आपका इंपोर्ट हो गया एंड नोट में। और ये इंपोर्ट में अभी फर्स्ट है, टोटल आपकी रेफरेंस 3 हो गया। तो आप बेशक यहीं पे आप चूज़ करके इसी को आपने साइट करना है। तो आपने वहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो आप जहाँ पे आपने साइट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक हो, यहाँ पे अगर मैं मेरा क्लिक कहीं और है, फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस में ही है, तो इसको वहाँ पे साइट नहीं करेगा, ये एरर दे देगा भाई कोई ढंग की जगह पे साइट तो करो, किस जगह पे क्लिक कर रहे हो, किस जगह पे साइट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे अब साइट करता हूँ। अगर यहाँ पे करूँगा यानी कि पहला रेफरेंस, इसका मतलब यहाँ पे अगर क्लिक है यानी कि पहला रेफरेंस बनाना चाहूँगा, तो फिर इसको पहला बना देगा, ये जो ऑलरेडी है फर्स्ट इसको सेकंड कर देगा। ठीक है, इसकी ये कमांड है कि जहाँ पे आपने साइट करना है उसके हिसाब से वर्ड की सीक्वेंस एंड नोट ने खुद से बना लेनी है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे आप साइट करते हैं, वहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मैं यहीं पे एंड नोट में जाके साइट साइटेशन में यहाँ पे थर्ड जो रेफरेंस है वो ऐड कर दिया, ये तीसरा, और ये वो सारी उस जो साइटेशन है डिटेल उसने लिख दिया है। अच्छा, अब बताना ये चाह रहा था कि एंड नोट का फ़ायदा क्या है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं ये जो किसी की वजह से भी आपका सुपरवाइज़र कह देता है कि ये पैराग्राफ निकाल दें, या कोई और रीज़न से आप खुद से यानी कि चेंजेस आ जाती हैं कि आपने एक थीसिस में या रिसर्च पेपर में चेंजेस करनी है, तो उसमें आप तो उसमें रेफरेंस का क्या सीन होता है। रेफरेंस अगर मैन्युअली लिखते हैं तो उससे क्या होगा, और एंड नोट से ऐड करेंगे रेफरेंस थे उससे क्या होगा। तो अच्छा, अब मैं पैराग्राफ्स फॉर एग्जांपल ये दरमियान में ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं निकालता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है, ये अगर डिलीट कर दूँ, ठीक हो गया। ये उसने खुद से एंड नोट ने क्या किया, जो रेफरेंस से ये जो 3 रेफरेंस था इसको 2 कर दिया, जो कि होना चाहिए था। सीक्वेंस खुद बना देगा, और नीचे एंड पे यानी कि आप अगर मैन्युअली करते उसको ये 3 को फिर 2 करते, और फिर नीचे आप जाके आप थीसिस बड़ी फाइल है आपकी 60-70 पेजेस है, एंड पे आपके रेफरेंसेस होने हैं, तो एंड पे जा पे आके फिर क्या करते हैं, ये 3 को आप 2 करते हैं, और ये आगे सारी सीक्वेंस होती है 60-70 अगर रेफरेंसेस होते, कितने भी 100 भी रेफरेंसेस होते, अब सब की सीक्वेंस चेंज करते, यानी कि जो 3 था उसको 2 करते, जो 4 था उसको 3 करते, जो 5 था उसको 4 करते। तो यानी कि बड़ा टाइम टेकिंग था। एंड नोड ने क्या किया, एंड नोड ने खुद ही उसको डिलीट किया, और उसने खुद से सारा सीक्वेंस बना दिया। अब यहाँ पे एक और मैं रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ, दोबारा से ऐड कर लेता हूँ। जो इनिशियल पहला रेफरेंस था तो उसको हमने निकाला, तो दोबारा से मैं दोबारा से ऐड कर देता हूँ। लाइब्रेरी आपकी बन चुकी है। इंटरनेट की ज़रूरत ये आती है कि जब आपने लाइब्रेरी बनानी होती है, वैसे आप वर्ड में काम कर लेते हैं। तो आपने ये साइट करना है उसी के साथ जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है। अब पहला है तो उसने कॉमा डाल के उसके साथ ही ये सेकंड बना के थर्ड, जो सेकंड था अब उसको थर्ड बना दिया। तो यहाँ पे उसने कॉमा के साथ 3 बना दिया। अगर यहीं पे मैं थर्ड भी ऐड करना चाहूँ, यानी कि इसके साथ यहाँ भी रहे ये भी रहे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दोबारा से जो थर्ड रेफरेंस है एस्पितुल वाला, इसको मैं ऐड करता हूँ एंड नोट से, तो वो खुद से वो 1 से 3 बना देगा। 3 भी रहने दिया, लेकिन उसने क्या जो होना चाहिए तो 1 से 3 रेफरेंस बना दिया। तो ऐसे हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब अगले सेक्शन में हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि मुझे नहीं चाहिए 1 से 3 फॉर्मेट नहीं चाहिए, इसकी पावर चाहिए, मुझे इसका फॉर्मेट नहीं चाहिए। ये हम अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं।